जय हिंद दोस्तों। हम यूपीएससी की जो आंसर राइटिंग कॉपी टॉपर्स की हैं उसमें एस्से वाली कॉपी कर रहे थे। हिंदी माध्यम में रवि कुमार सिहाग जी 18th रैंक हासिल करके आईएएस बने थे। उनकी ये कॉपी है एस्से की, जिसमें हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था कि एस्से में कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या करना पड़ता है। और उनका जो पहला एस्से था ये वाला हमने कंप्लीट भी कर लिया था। पूरा अच्छे से देखा था, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे नंबर ज़्यादा आएंगे और हम बीच-बीच में क्या चीज़ें लिख सकते हैं। आज हम सेक्शन बी जो था उसमें के जो एक क्वेश्चन करना पड़ता है, एक एस्से लिखना पड़ता है, 4 दिए होते हैं, उनमें से जो इन्होंने लिखा वह देखते हैं। ठीक है, नैतिकता स्वयं अपना ही पुरस्कार है। इस टॉपिक पर इन्होंने एस्से लिखा है। अब देखते हैं कैसे एस्से शुरू होता है। कैसे हमने कल वाले वीडियोस में देखा था कि कैसे एस्से लिखा जाता है। एक तो आप भूमिका शुरू करते हैं क्वेश्चन मार्क बना के, एक एस्से लिखा जाता है जिसमें आप उसका हिस्ट्री, उसका इकोनॉमी, उसका जियोग्राफी, सोशल, धार्मिक, ये सब एंगल से पूरा एस्से लिख सकते हैं। तो अलग-अलग टाइप से एस्से लिखे जाते हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं तो थोड़ा विजिट करिए चैनल पर, आपको आपके मतलब की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। और जो टॉपर्स आंसर राइटिंग को आपने प्यार दिया है, वो आवश्यक भी है यूपीएससी के हिंदी माध्यम को, जो कि आप लोग आंसर राइटिंग नहीं देखते हैं। ठीक है? तो इस पर देखते हैं कैसे चीज़ें लिखी जाती हैं, फिर आप भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं और टेलीग्राम पे मुझे भेज सकते हैं। नैतिकता स्वयं अपना ही पुरस्कार है। तो इन्होंने क्या लिखा? एक बार एक डॉक्टर था, यानी स्टोरी से इन्होंने एस्से की शुरुआत की। वह सभी प्रयोगशालाओं से साठ-गांठ करके मरीजों को अधिक दवाई व जांच लिखकर लूट-पाट करता था। उसके घर में जो दूध बेचने वाला आता था, तो वह भी मिलावटी दूध बेचता था। उसके घर में काम करने वाली नौकरानी चोरी-छिपे वस्तुओं व खाद्य सामग्री को उठा ले जाती थी। एक दिन वह जब सड़क का पुल पार कर रहा था, तो वह पुल धँस गया। उसे काफ़ी चोटें आईं, किंतु वह बच गया। ठीक होने के बाद जब वह रिपोर्ट कराने गया, तो पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी। सभी इंजीनियर, पुलिसकर्मी, राजनेताओं ने मिली-भगत कर उस पुल को का पैसा खाया था। यानी इस स्टोरी से इन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है, आप समझ गए होंगे। कहाँ से शुरू की थी? एक बार एक डॉक्टर था, वह सभी प्रयोगशालाओं से साठ-गांठ करके मरीजों को अधिक दवाएँ व जाँच देकर लूट-पाट करता था। यानी इन्होंने एक ऐसे डॉक्टर का ज़िक्र किया जो खुद में भ्रष्टाचार कह सकते हैं करता था, तो वह जब आगे बढ़ा तो उसके घर में लोग थे वह भी भ्रष्टाचार कर रहे थे। यानी ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप अगर गलत हो तो आपको जो लोग मिलेंगे वह भी गलत मिलेंगे। तभी कहा भी गया है भारतीय संस्कृति में, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अगर हम सुधर जाएँ तो यही भावना सब में हो तो सब सुधर जाएँगे। तो वही बताने की कहानी शुरुआत की है। पहला वाला एस्से इन्होंने कैसे लिखा था? क्वेश्चंस फ्रेम किए थे, फिर उन्होंने उनके आंसर दिए थे। इसमें कहानी से शुरुआत की। उपयुक्त कहानी में जो परिस्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं, वह कैसी भयावह बिंबों की सृजना हमारे मस्तिष्क में कर रही हैं। यदि इस काल्पनिक कहानी को सत्य मान लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या कोई व्यक्ति जीना चाहेगा? जहाँ सभी के सभी व्यक्ति भ्रष्ट, बेईमान, कपटी, चोर, कर्महीन, लालची, दुर्गुणों से युक्त हैं। निसंदेह नहीं। यही स्थितियाँ नैतिकता को अपनाने की सार्थकता को सिद्ध करती हैं। यानी ये बताकर इन्होंने दिखा दिया कि नैतिकता क्यों आवश्यक है। उपनिषदों में लिखा है, जहाँ मूल्य वहाँ मनुष्य नहीं, केवल मृग ही चलते हैं। जहाँ मूल्य नहीं वहाँ मनुष्य नहीं, केवल मृग ही चलते हैं। यानी इसमें उन्होंने उपनिषद की बात का जिक्र कर दिया। येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मृत्युलोके भुवि भुवि भार्ययुता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। सर्वप्रथम नैतिकता की परिभाषा पर विचार करें तो नैतिकता उन मूल्यों, मानकों व प्रतिमानों का समुच्चय है जो व्यक्ति के कल्याण व आनंद युक्त जीवन के लिए आवश्यक है। तो इन्होंने क्या बताया? नैतिकता क्या है ये बताने का प्रयास किया। तो कहानी पहले बता दी, फिर उन्होंने ये बता दिया कि कहीं बड़ी चीज़ को श्रीमद् भागवत तथा गीता को आप कोट कर सकते हैं, आप किसी बड़े व्यक्ति को कोट कर सकते हैं, महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोग हो गए, या आप उपनिषद की जिक्र कर सकते हैं। फिर उन्होंने नैतिकता की परिभाषा दी। नैतिकता प्रसन्नता लाती है, दुविधाओं का शमन करती है एवं निर्णय लेने में किसी भी व्यक्ति को मार्गदर्शन प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रसित होकर सड़क पर कराह रहा है, तो नैतिकता के करुणा जैसे मूल्य अन्य व्यक्तियों को उसकी सहायता हेतु प्रेरित करेंगे। उदाहरण भी दे दिया,
एग्जाम्पल बहुत आवश्यक होते हैं एसए और एथिक्स के पेपर में, और जितना एसए एथिक्स के पेपर में आप अपने जो ऑब्जर्वेशन करते हैं ना जीवन में, उसके एग्जाम्पल कोट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप जो टॉपर्स हैं उनकी कहानी भी सुनिए, वो कहते हैं सेमिनार्स में कि हमने अलग जो एग्जाम्पल है वह कोट किए, हमें जो कोचिंग संस्थान ने जो एग्जाम्पल दिए थे वह मैंने हटा दिए, अपने एग्जाम्पल लिख कर आए तो मुझे नंबर अच्छे मिले। कुछ लोगों के बहुत बढ़िया नंबर आते हैं इसीलिए क्योंकि वह अपने विचार लिख कर आते हैं। ठीक है, परिभाषा पर चर्चा के उपरांत हम इस बात की चर्चा करेंगे कि नैतिकता किस पर स्वयं अपना ही पुरस्कार है, अर्थात नैतिकता रखने से ही सभी लाभान्वित होंगे। भारतीय व पश्चिमी सभी विचारकों ने नैतिकता की विचारधारा व प्रतिमान तय करते समय यह बताया कि किस प्रकार प्राचीन व्यवस्था में अराजकता की स्थिति को नैतिक मूल्यों के द्वारा समित किया गया है। आप जो एथिक्स पढ़ते हैं वह भी यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि नैतिकता वहाँ भी ऐसा टॉपिक है, तो आप जब एथिक्स पढ़ेंगे वह भी यहाँ यूज हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी कराई तब भी मैंने बताया आपको कि भाई आप एनसीईआरटी की हिस्ट्री इसलिए ना पढ़ो कि हिस्ट्री में यूज होगी, ये एसए एथिक्स वहां भी यूज होगी। एक ही चीज मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं अगर आप, तो आप यूपीएससी के लिए बेहतर विकल्प होंगे। ठीक है, सिद्धांत चाहे कौटिल्य का, मत्स्य न्याय का हो या हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक इधर का दे दिया यानी भारतीय व्यक्ति का नाम और एक दे दिया पश्चिम का। तो प्राचीन व्यवस्था में हिंसा, प्रभुत्व, अत्याचार का बोलबाला था। इन्हीं पर लगाम लगाने हेतु सभी ने एक स्वर में कुछ मानकों का निर्माण किया। क्या मानक है? ईमानदारी, परोपकार, संवेदना। इन मानकों के निर्माण से समाज में शांति स्थापित करने में मदद मिलती है। कहा भी जाता है अगर नैतिकता नहीं होती तो व्यक्ति एक साथ अकेला नहीं घूमता, उसे यही डर लगता कि कहीं पीछे से कोई आकर हमें मार ना दे। हर जगह चार लोग बैठते, चार दिशाओं में समूह करके बैठते कि कहीं से कोई आ ना जाए। वह इसीलिए नहीं है, हम इसीलिए अकेले रह लेते हैं, हम इसीलिए सड़क पर रात को निकल लेते हैं क्योंकि हमें पता है इस क्षेत्र में, इस देश में लोग अभी ढंग के हैं। अगर आप सोचिए एक बार आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि हमें कोई मारने वाला है, हमें कोई मार सकता है, तो क्या आप सड़क पर निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। तो इसीलिए नैतिकता, ये ईमानदारी, ये सब चीजें आवश्यक है। प्रस्तावना की कहानी का सार भी कुछ प्राचीन व्यवस्था जैसा ही था, जहाँ कोई भी किसी की नहीं मानता था, अतः सभी को अनैतिक होने का दंड मिलना तय था, सर्वनाश होना तय था। अब यदि किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में विचार करें तो उसके जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। जैसा आपका लक्ष्य है यूपीएससी करके आईएएस बनना, जो प्राप्त होने पर वह अपने जीवन की सार्थकता महसूस करता है। अगर आपको वह मिल गया तो आपको थोड़ी सी ऐसे महसूस होगा कि हाँ, हमारा जीवन सार्थक हो गया, मैं जो चाहता था बन गया। भले 2-4 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद लगे कि गलत फील्ड में आ गए, लेकिन तुरंत तो यही लगेगा कि चलो सुकून मिला। जहाँ पश्चिमी समाजों में भौतिकवाद के मूल्य प्रबल थे, तो भारतीय समाज में अध्यात्मवाद के आध्यात्मिक उत्थान के, यानी जिन्होंने ये भी बता दिया कि पश्चिम में देखो उतना ज्यादा अध्यात्म नहीं था, भौतिकवाद ज्यादा था, हमारे यहाँ अध्यात्म ज्यादा है। इस प्रकार विभिन्न सार्थकताओं की चर्चा करते हुए उनमें नैतिकता की सार्थकता का विवेचन हम आगे करेंगे। सर्वप्रथम, यदि भौतिक विकास या संसाधनों के संग्रह को जीवन की सार्थकता या पुरस्कार समझा जाए तो इस प्रक्रिया में नैतिकता का योगदान असंदिग्ध है। अगर हम फिजिकल मतलब ये मान लें कि भौतिक ही है, भौतिक विकास ही सब है, तो नैतिकता का योगदान असंदिग्ध लगेगा। सबसे पहले तो नैतिकता यह बताएगी किसी व्यक्ति की जरूरतें कितनी हैं। जैसे जैन धर्म का आचार्य का सिद्धांत है या बौद्ध धर्म का संपत्ति इकट्ठा न करने का सिद्धांत की जितना जरूरी है उतना ही रखो। दोनों यही बताते हैं कि अधिक संपत्ति लालच को जन्म देती है जिसका अंत नहीं है। महात्मा गांधी ने भी कहा है, आप ये देखते रहिए कि कैसे हर थोड़े समय के बाद कुछ ना कुछ आ जाता है अलग, या तो कविता आ जाती है या कोई बड़ी कवि जो कह सकते हैं किताब है, जो श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद, महाभारत जैसे ग्रंथ हैं, या आपके चाणक्य के अर्थशास्त्र है, इन सब जैसे किताबों का कोई घटना आ जाती है, कोई पंक्तियां आ जाती हैं, या कोई बड़ा व्यक्ति जो कह रहा है उसकी पंक्तियां आ जाती हैं। ये बीच बीच में अगर आप डालते रहेंगे तो ये वही काम करेंगे जैसे खीर आप खा रहे हैं और बीच बीच में काजू का टुकड़ा आपको मिल रहा है और आपको आनंद आ रहा है। वही काम ये जो अलग से हम चीजें डालते हैं कहानियों के बीच में, वही करते हैं।
महात्मा गांधी ने भी कहा, प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है मगर उसके लालच को नहीं। अब ये लाइन वह लाइन है जो आप कई जगह यूज कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो इन्वायरमेंट में यूज कर लीजिए, या इकोनॉमी में यूज कर लीजिए, एसए में यूज कर लीजिए, एथिक्स में यूज कर लीजिए। अतः इन सिद्धांतों से व्यक्ति अपने लालच से बचा रहेगा, वह अनियंत्रित उपयोग नहीं करेगा। ऐसे करने से वह लालची व भ्रष्ट नहीं होगा। अगर उसे ये पता हो कि भाई हमें कुछ ही साल रहने हैं, उतने ही दिन ही चीजें खानी है, उतने दिन ही रहना है, और हम लालच क्यों करें जब हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है। क्या पता हम लालच करें और हमारी बहुत बुरी दुर्दशा हो जाए ऊपर जाने पर। अगर ये भी डर रहेगा तो आदमी को लगेगा नहीं, अच्छे काम करो। जो कई बार के लोग कहते हैं ना, आध्यात्मिकता खराब है, आध्यात्मिकता खराब है, तो वह एक बात नहीं जानते कि भाई यहाँ देश इसलिए भी चल रहा है क्योंकि लोगों को लगता है अगर मैंने बुरा किया तो मेरे साथ कहीं ना कहीं बुरा होगा, मैंने बुरा किया तो मैं वहां नरक में जाऊंगा। इस डर से भी लोग अच्छा काम करते हैं। आप बताइए, कहीं ना कहीं ये सब चीजें समाज को चलाने में एक योगदान भी क्रिएट करती हैं। किसी ने कहा था, पता नहीं किसने, लेकिन हाँ, दोस्त ने मेरे या किसी बड़े ने कहा हो, कहीं सुना था कि अगर यह निकल जाए दिमाग से कि ऊपर भगवान बैठा ही नहीं है, जो होना है यही होना है, ऊपर स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, तो सोचो आदमी कितना भ्रष्ट हो सकता है। अगर अभी डर है कि भगवान आपको देख रहे हैं, तब आदमी इतना भ्रष्ट लालची है। अगर ये खत्म हो जाए तो कितना भ्रष्ट होगा। तो ईश्वर इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि समाज चल रहा है। समाज के आज के समय की पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की समस्या अनियंत्रित उपयोग का ही तो परिणाम है, जिन्हें पूरा विश्व झेल रहा है। कुछ लोगों ने कोयला जला जला के अपने को विकसित कर लिया, और जब हमारी बारी आई तो कहते हैं नहीं, आपके यहाँ अगर कोयला जलेगा तो हम उसका सामान अपने यहाँ रिसीव नहीं करेंगे, या बहुत ज्यादा उसमें टैक्स लगा देंगे। इस बात का दूसरा पक्ष यह है कि कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ व ईमानदारी से धन एकत्रित करता भी है तो नैतिकता उस पर दायित्व आरोपित करती है कि वह इस धन का उपयोग समाज के हित में करे। दूसरी तरफ इन्होंने यह भी बताया कि मान लो भ्रष्टाचार से नहीं कमाया, नंबर एक का पैसा है, जैसे कुछ लोगों के पास है, अच्छी अच्छी बातें करके वो पैसा पैदा करते हैं, और जब वह कार से चलते हैं तो लोगों को कहते हैं, आपने भी सुना होगा, ये देखो कार से चल रहे हैं। उसने कोई चोरी तो नहीं की ना, उसने कोई गलत काम तो नहीं किया, उसने दो लोगों के बीच लड़ाई तो नहीं लगवाई। अगर वह कार से चल रहा है तो आपको दिक्कत क्यों? जबकि लोग चोरी करके, लोग गलत गुटखा बेच के, सब गलत आचरण करवा के आपको कार से चलते हैं और आप उनके साथ सेल्फी लेते हैं, यह भी तो सही नहीं है ना। तो अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लो को आपके टीचर ही आपको पढ़ाते हैं और बढ़िया से डिफेंडर खरीदते हैं, तो आपको मिर्ची क्यों लगती है कि देखो ये डिफेंडर मेहनत करता है बंदा, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। हाँ, अगर कोई गलत काम कर रहा है तब उससे आप कहें, तो यहाँ यही लिखा है कि अगर अच्छे काम से भी कोई चीजें इकट्ठा करता है तो उसे कह दिया जाता है कि अब आप समाज हित में करो। अगर उसने इतनी मेहनत की, थोड़ा तो उसको भी रसपान करने का आनंद मिलना चाहिए। एक और है अनटू द लास्ट। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटू द लास्ट जैसी पुस्तकें हों या गांधी जी के ट्रस्टीशिप, सर्वोदय, अंत्योदय जैसे सिद्धांत इसी कथन की पुष्टि करते हैं। जैसे सिद्धांत इसी कथन की पुष्टि करते हैं। गांधी जी ने तो नैतिकता के बिना व्यापार को पाप समझा दिया। इसीलिए आप भी जानते हैं 2% CSR देना पड़ता है। हालांकि ये 2% किस तरीके से जाता है समाज की तरफ, ये देखने वाली बात है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसी प्रकार आधुनिक समय में एरिक फ्रॉम जैसे मनोवैज्ञानिकों ने दुनिया को आगाह किया है। पुस्तक टू हैव एंड टू दी। अगर वो कोरी या यांत्रिकता, कृत्रिमता, अलगाव से बचना चाहते हैं तो निचले तबके के लिए काम करके ही सार्थकता पाई जाती है। आप इसको देखिए, जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कितने लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए, कितनी किताबों का नाम, कितने सुविचार आपको, कितने पंक्तियां आपको पता होनी चाहिए इस एस्से के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता क्या एस्से आने वाला है। एस्से एथिक्स के लिए बहुत से लोगों को आपको कोट करना पड़ता है। कई आपकी किताबें सिर्फ इतिहास भूगोल इसी पे ना रहो, एक ऐसा भी पेज बनाओ जहां आप एस्से में लिख सकते हो एग्जाम्पल। इसीलिए मैंने ये कराना शुरू किया, आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। अब देखो एरिक फ्रॉम का ये कविता, सॉरी ये पुस्तक जो है ये किस पर है, इसको नोट डाउन कर लो। इस टॉपिक पे अगर निबंध आएगा तो मैं ये लिख कर आऊंगा।
इस टॉपिक पे निबंध आऊंगा तो कर्मण्येवाधिकारस्ते लिख कर आऊंगा, उस टॉपिक के निबंध आएगा तो ये लिख कर आऊंगा। आपको हर टॉपिक पर चीजें पता हो क्या लिखूंगा, ठीक है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ समझना भी है कि आपको क्या तैयारी करके जाना है। आधुनिकता की बात करें तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो या अजीज प्रेम जी का विप्रो का फंड, इन सभी पर परोपकार की छाप देखी जा सकती है। जैसा कि रहीम ने भी कहा है, देखो फिर से आ गया कुछ ना कुछ। और ये जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, बिल गेट्स जो है, इन्होंने शायद 2045 तक अपनी 95% जो संपत्ति है उसको दान करने की कुछ करंट अफेयर्स में चल रहा था। अगर ऐसा है तो आप उसको तुरंत नोट डाउन करिए और जहां भी एथिक्स वगैरह जहां भी लिख सकते हैं उसको लिखिए। ऐसे ही करंट अफेयर्स से अपनी चीजें निकालते रहिए, वो कोई बताने नहीं आएगा। यूपीएससी की कोचिंग का मतलब ये नहीं होता यूपीएससी की कोचिंग आपने कर ली सब वही दे देंगे। आपको अपनी मेहनत, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी होगी। सिर्फ कोचिंग कर लेने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। करंट अफेयर्स पढ़ते हुए जो भी आपको मटेरियल ऐसा मिल रहा है, चाहे आईएएस कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है, कोई पर्सनालिटी अच्छा काम कर रही है, उन सबको अपने पेज पे जगह दीजिए और उसको यूज करिए एथिक्स और एसे में। रहीम ने क्या कहा था, रहीमन यो सुख होत है पर उपकारी संग, बाटन वारे को लगे ज्यो मेहंदी के रंग, ज्यो मेहंदी के रंग। जीवन की सार्थकता का दूसरा प्रकार ही है कि व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नति के स्तर को छुए। यहाँ पर तो नैतिकता मानो सार्थकता की कुंजी है। उदाहरण के लिए चाहे हिंदू धर्म में मोक्ष की अवधारणा हो, जैन धर्म में कैवल्य की अवधारणा हो या बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा हो, सभी की प्राप्ति के लिए नैतिक मानकों, करुणा, अहिंसा, सत्य आदि का पक्ष लेना ही पड़ता है। इन सभी नैतिक मूल्यों पर चलकर मनुष्य का आध्यात्मिक विकास होता है। बीच बीच में आपको उदाहरण भी देते रहते हैं। सार्थकता का तीसरा स्तर है जहां कोई व्यक्ति प्रसिद्धि की जीवन का मूल तत्व मानता है। प्रसिद्धि को जीवन का मूल तत्व, प्रसिद्धि ही जीवन है। इस स्तर पर भी इतिहास के पन्ने पलटने पर हम पाते हैं कि जिन व्यक्तियों को आज हम महान के रूप में जानते हैं, उनकी नैतिकता का स्तर बहुत ऊंचा था। उदाहरण आप देखो, चाहे भारत के अशोक हो, महात्मा बुद्ध हो, अकबर हो, जैसे इतिहास के पन्नों का हो, चाहे राम, दधीची, राजा, पता नहीं कौन सा वर्ड ये लिखा है, लेकिन राजा शिवी, राजा हरिश्चंद्र, इन सब के नाम हमको मिलते हैं। चाहे आप इसे मिथक बोलें, चाहे कहानियां बोलें, जो भी आप चाहें बोलें। प्रसिद्ध रचना पद्मावत, रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी, वहां भी आप देख सकते हैं, उसमें कहा भी गया है, धनी सो पुरुष जैसे कीरत गासो, फूल मरे पर मरे न बासो। ये हिंदी साहित्य ऑप्शनल इनका था, तो कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य ऐसे में बहुत अच्छा साथ देती है। कई लोग कहते भी हैं, जो हिंदी माध्यम वाले लोग हैं वह एस्से में हाथ मार ले जाते हैं। क्यों मार ले जाते हैं हाथ? क्योंकि हिंदी माध्यम के लोगों के पास ये सब कहानियां और कविताएं होती हैं, जो हिंदी माध्यम वाले अध्यापक को, क्योंकि हिंदी माध्यम वाला अध्यापक जो कॉपी चेक करेगा इससे, भारत का ही तो निवासी होगा, उसे भी हिंदी में ये सब पढ़ते हुए मजा आता है और वो बढ़िया नंबर दे के जाता है। तो अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, अगर हैं क्या देख रहे हैं तो हैं ही हिंदी माध्यम वालों, एस्से, एथिक्स, ऑप्शनल, ये आपके जीवन की कुंजी बन जानी चाहिए। यही आपको आईएएस का बेड़ा पार कराएंगी, ठीक है। इन पर बहुत मेहनत करनी है आपको। इससे लिखिए, अगर आपने ये वीडियो देखा, इससे पहले वाला वीडियो देखा, दोनों को मिलाइए और इससे लिखिए। 2 पेज लिखिए, लेकिन लिखिए, ठीक है। टूटा फूटा लिखिए, लेकिन लिखिए। इसी प्रकार सार्थकता का चौथा स्तर था, प्रकार था जीवन में कलाओं का आनंद। इस क्रिया में नैतिकता एक बार फिर गाड़ी का पहिया साबित होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पुस्तकों में आनंद पाता है, यदि उसमें सहिष्णुता का मूल्य विद्यमान होगा, वह हर प्रकार के साहित्य लेखों का आस्वादन कर पाएगा। इसी प्रकार यदि उसमें ईमानदारी का गुण होगा, तो वह भ्रष्ट संसाधनों का प्रयोग नहीं करेगा, जिसके कारण उसे लालच जैसे दुर्गुण प्रभावित नहीं कर पाएंगे। बिना लालच होने के कारण वह स्वार्थी नहीं होगा। स्वार्थी न होने के कारण एक तो वह हमेशा अपने हितों को लेकर चिंतित नहीं होगा, जिससे उसे कलाओं हेतु समय मिलेगा। दूसरा, उसे परोपकार करने का भी अवसर प्राप्त होगा। जीवन की सार्थकता का अंतिम प्रकार है आनंद पूर्वक व शांति पूर्वक संतोष भरा जीवन। सब चाहते हैं, बस एक ही जीवन में चीज चाहिए, वह है सुकून। कोई पूछे कि सबसे आवश्यक क्या है, तो सुकून, शांति, संतोष। फिर चाहे आईएएस बन मिले, चाहे आपको दरोगा बन के मिले, संतोष मिलना चाहिए। इस हेतु भी आवश्यक है मनुष्यों द्वारा अपने अपने स्तर पर नैतिकता का पालन किया जाए। जैसे चिकित्सक
अपने नैतिक संहिता का पालन करें। पुलिसकर्मी अपने स्तर पर उच्च नैतिक मूल्यों को अपनाएं। नेता लोग भी मूल्यों के स्वर पर उच्च नैतिक व्यवहारों को प्रदर्शित करें। इसलिए कहा भी गया है, यदि प्रत्येक व्यक्ति नैतिकता का पालन करेगा तो हर व्यक्ति का कल्याण संभव है। यही नैतिकता का पुरस्कार। किसी ने कहा भी है, भ्रष्टाचार उसी ने नहीं किया जिसको मौका नहीं मिला। जिसको मौका मिला, जिस स्तर का नेता, अपने स्तर का अधिकारी, अपने स्तर के, सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, थोड़ा कोई ज्यादा। कुछ लोग हैं जो आज भी इस सिस्टम में चाहते हैं कि कुछ नयापन आए, भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन इतनी भीड़ के बीच वह बेचारे कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। हम सब ऐसा क्यों होता है, जब यूपीएससी देने जाते हैं वहां पूछा जाता है यूपीएससी क्यों करना है, तो हम बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन जब सिस्टम के अंदर जाते हैं तो हम वह सब काम क्यों नहीं कर पाते। आप बताइए किसी आईएएस का ऐसा नाम जो 5-6 साल पहले आईएएस बना हो, या आपकी जान पहचान में आईएएस हो और उसने वह काम किया हो कि उसका नाम फेमस हो गया हो कि फलाने ने ऐसा काम किया। आप आईएएस बनने वाले हो ना, 5 नाम बताओ आईएएस के जो इसलिए फेमस हो गया कि फलाने ने बहुत बढ़िया काम किया था इस मामले में, हाल फिलहाल में। बहुत कम मिलेंगे ना। बहुत कम आईएएस जानते होगे जिन्होंने वह काम किया जो आप कहते हो कि हम अगर आईएएस बनेंगे ऐसा करेंगे। किस आईएएस ने वैसा किया था, क्या आप बता सकते हो। चीजें बदलती हैं, क्यों बदलती हैं, कहाँ से बदलती हैं, कुछ पता नहीं चलता, लेकिन हाँ कुछ तो होता है। क्यों वह लोग जो सिस्टम में जाते हैं, हमारे जिले में जो आता है, कहा जाता है कि फलाने बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और यहाँ आकर 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने बाद पता चलता है वह भी वैसे ही थे जैसे पिछले वाले थे। चीजें बहुत ज्यादा गलत चल रही हैं, जिसको सुधारना आपके हाथ में है। ठीक है। चर्चा का अंतिम पक्ष यह है कि नैतिक मूल्यों का समावेशन व पालन किस प्रकार संभव है। आप अभी जो लेक्चर मेरा सुने, कुछ लोगों ने आगे बढ़ा दिया होगा, कोई बात नहीं। यही विचार है जो आपको लिखने हैं, यही वह है जो आपको लोगों से अलग करेगा। यही ऑब्जर्वेशन है, यही एग्जाम्पल है जो आपको दूसरों से अलग करेंगे। यही विचार आपको अपने दिमाग में लाना है। सिर्फ चैप्टर पढ़ लेना, सिर्फ किताबें पढ़ लेना नहीं, आपको बैठकर अपने दिमाग से विचार करने हैं। आपको सोचना है कि क्या मैं कुछ सोच पा रहा हूँ, क्या मेरे अंदर कोई विचार आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो आप अभी गलत फील्ड में हो। सच में आप अपने आप से पूछिए कि क्या सच में आप यूपीएससी करने आए हैं। अगर नहीं, छोड़ दीजिए, कुछ अच्छा कर लीजिए, वरना जैसे आप 25-26 की उम्र क्रॉस करेंगे आपके जीवन में तहलका आएगा और वह तहलका आप झेल नहीं पाओगे। अभी आप पूछिए कि क्या सच में मुझे यूपीएससी करनी चाहिए। अगर आप ये ऐसे नहीं लिख पा रहे हो, अगर आप अभी भी आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, तो आप अभी बहुत पीछे हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे, क्योंकि एक असफल व्यक्ति सोचता है कि मैं अगर असफल हो गया तो मैं जिसके साथ हूँ वह सफलता पाए, वह नाम रोशन करे, और वह देख कर दिखाया कि हिंदी माध्यम का भी रिजल्ट हो सकता है। क्या कारण है हिंदी माध्यम का रिजल्ट गिरता जा रहा है? क्योंकि आप नहीं मेहनत कर रहे हो आंसर राइटिंग पे, आप नहीं लिख रहे हो। हालांकि इस पे कोई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी चलते हैं। इस प्रश्न के जवाब में विश्व के अनेक दार्शनिकों, चिंतकों ने विचार कर नैतिकता के विभिन्न विचारधाराओं व आयाम पर विकास किया। चाहे कांट की निरपेक्ष धारा हो जो कर्तव्य को केवल कर्तव्य के रूप में देखती है, या उपयोगितावाद की धारा जो किसी कर्म की नैतिकता को परिणामों के तराजू पर तौलती है। ये आप इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे। तभी मैं कहता हूँ सब कुछ एक दूसरे की से जुड़ा है, सब कुछ यहाँ वहाँ काम आएगा। इस प्रकार विभिन्न धाराएं चाहे हों, इन सभी का लक्ष्य केवल मनुष्य के कल्याण का मार्ग खोजना है, जो कि नैतिक मूल्यों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है, नैतिकता साधन भी है और साध्य भी है। जैसा कि F.H. ब्रेडले ने कहा है कि व्यक्ति को नैतिक क्यों बनना चाहिए, यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि नैतिकता स्वयं ही इस कथन का जवाब है। कितनी बढ़िया लाइन, कितनी बड़ी लाइन लिखी है। एथिक्स आपने पढ़ेंगे, एथिक्स आप पढ़ेंगे तो ये लाइंस वहाँ मिलेंगी आपको। अगर कोई व्यक्ति नैतिक नहीं बनेगा तो हर व्यक्ति का कल्याण व जीवन का आनंद बाधित होगा। नैतिकता वस्तुतः कारण भी है और परिणाम भी। नैतिकता से युक्त व्यक्ति जब अपने अपने स्तर पर कार्य करते हैं तो समाज, राष्ट्र, विश्व में परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता है। हर व्यक्ति अपने स्वधर्म के अनुसार आनंदमयी व सार्थक जीवन जीता है। यही नैतिकता का पुरस्कार है। लाइक, कमेंट, शेयर कर ही दिया होगा। कैसा लगता है सेशन कमेंट में बताइए। तो अन्य लोग जो हैं, दिव्या की हिंदी माध्यम वाली जो
हिंदी साहित्य की कॉपी है वह भी मैं कराने के लिए तत्पर हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले अगर कहेंगे तो उनकी भी कापियाँ लाई जाएंगी। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।